नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। विगत कुछ महीनों से एक बयान जो कि योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है, बटोगे तो कटोगे। यह बयान आखिर योगी आदित्यनाथ जी को क्यों देना पड़ा? क्यों बीजेपी इस बयान को पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है पूरे देश में? एक बार फिर से अगर आप गौर करिए तो विगत 2-3 महीनों से जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं या जो भी बीजेपी को हिंदूवादी पार्टी मानता है, वो इस नारे के सहारे एक बार फिर खड़े होने की कोशिश कर रहा है। आप गौर करिए 2024 के इलेक्शन को, जिस समय रिजल्ट आया था केंद्र के इलेक्शन का, उसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं आई थी, जबकि बीजेपी ने एक नारा दिया था कि 400 के पार। वो 400 के पार का नारा वो हिंदुत्व के सहारे ही अचीव करना चाहती थी, लेकिन कुछ हिंदू समाज, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, उन्होंने इंडिया गठबंधन को वोट देना पसंद किया और बीजेपी 240 पर सिमट गई। बीजेपी को कहीं ना कहीं ये समझ में आना शुरू हो गया था कि विगत 10 सालों से जो उन्होंने प्रयोग किए हैं वो सब असफल हैं। सफल प्रयोग सिर्फ बीजेपी के लिए एक ही है, वो है ध्रुवीकरण की राजनीति। इस ध्रुवीकरण की राजनीति के सहारे ही बीजेपी आज केंद्र में भी है और बहुत सारे स्टेट्स में भी बैठी हुई है। अगर वो अपने किसी कार्य के सहारे ये केंद्र में बैठते या स्टेट में बैठते तो मान के चलिए वो कभी भी केंद्र और स्टेट के किसी भी इलेक्शन को नहीं जीत सकते। इस बात को बखूबी समझती है आरएसएस और इस बात को बखूबी समझती है बीजेपी। इसी का सहारा लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक नारा दिया, एक स्टेटमेंट पास किया कि अगर बटोगे तो कटोगे। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। योगी आदित्यनाथ जी ने जो बटोगे तो कटोगे का बयान दिया है, इसके पीछे की असल मंशा बीजेपी और आरएसएस की क्या है, इसको जानने के लिए जरा हमें अतीत के पन्नों को भी जरा पलटना पड़ेगा। हम चलते हैं अपनी सुई की घड़ी को वापस लेके वहां चलते हैं जब हमारा देश कभी गुलाम था ही नहीं। ना वो मुगलों का गुलाम था, ना वो अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय गौर कीजिए, हमारे पूरे देश में राजाओं का शासन हुआ करता था और हमारी पूरी व्यवस्था या कह दे जातिगत समीकरण जो भी थे वो वर्ण व्यवस्थाओं में बटी हुई थी। उस समय अगर हम देखें तो सवर्ण समाज और ओबीसी समाज या कह लीजिए जो दलित वंचित समाज है, इन वर्णों में बटी हुई पूरी कंट्री थी। उस समय के जितने भी राजा थे वो ये मान के चलिए कि जो भी पिछड़ा वर्ग था उनको अपने इर्द गिर्द रखना भी पसंद नहीं करते थे। अगर गौर से हम समझें और अगर कहीं हम अपनी हिस्ट्री को बुक को पढ़ें तो उसमें यहाँ तक भी प्रथा थी कि किसी भी वंचित शोषित वर्ग की परछाई भी अगर किसी सवर्ण समाज पे पड़ जाए तो वो समझ लीजिए अशुद्ध माना जाता। उसके बाद मुगलों का शासन आता है और मुगलों के शासन में अगर हम गौर से करें तो जो ये वंचित समाज थे उनको कहीं ना कहीं इज्जत मिलना शुरू होती। उसके बाद आती है बात अंग्रेजों के हम गुलाम होते हैं। तो अंग्रेजों के जब हम गुलाम होते उस समय भी अंग्रेज इस तरीके की प्रथा के खिलाफ थे, लेकिन जब देश आजाद होता है तब कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो देश में राजसी शासन नहीं रखना चाहती, वो लोकतांत्रिक शासन रखना चाहती। इस लोकतंत्र के खिलाफ कुछ ऐसे लोग थे जो उस समय के राजा महाराजा थे, वो नहीं चाहते थे कि हमारे देश में लोकतंत्र आए। और इसी वजह से अगर आप गौर कीजिए तो कुछ ऐसे भी संगठन डेवलप हुए जो आज भी सक्रिय हैं हमारे देश में, जिनको उस समय की प्रथा अच्छी लगती है और आज की प्रथा अच्छी नहीं लगती। अब बात हम करते हैं जो योगी आदित्यनाथ जी का बयान है। योगी आदित्यनाथ जी ने अपने पूरे बयान में कहीं ये स्पष्ट नहीं किया है कि बटोगे तो कटोगे का मतलब हिंदू वर्सेस मुस्लिम है। कहीं भी हमने अपने चैनल पे भी या किसी अदर चैनल पे भी इतना क्लियरिटी से नहीं सुना, ना हम इतने क्लियरिटी से इस बयान को मानते हैं। अब बात आती आखिर ये बयान उन्होंने दिया क्यों। अगर हम विपक्ष की बात और उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए एनालिसिस करें तो इस बात से समझ में आता है कि बयान 2 रूपों में दिया गया है। पहला एक कि
अगर हिंदू समाज बंटकर वोट करेगा जैसे 2024 में किया था तो पूर्ण बहुमत में बीजेपी नहीं आई, जो कि ये रिप्रेजेंट करती है अपने आप को कि वो हिंदुओं की ही पार्टी है और कांग्रेस मुस्लिम्स की पार्टी है, इसलिए उनको वोट ना दे करके बीजेपी को वोट दें। यानी कि ध्रुवीकरण की राजनीति हिंदू वर्सेस मुस्लिम की करने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ हमारी एनालिसिस ये भी कहती है कि ये सिर्फ हिंदू वर्सेस मुस्लिम ही नहीं है, बल्कि एक जो घड़ा बैठा हुआ है जिसको हम सवर्ण समाज कहते हैं, वो आज भी ये पसंद नहीं करता कि कोई भी ओबीसी या उससे भी पीछे की जातियां जो भी आज वंचित हैं, शोषित हैं, वो समाज सामने खड़ा हो। यहीं से ये समझ में आता है कि योगी आदित्यनाथ जी के इस भाषण को बीजेपी क्यों भुनाना चाहती है भ्रमित करते हुए। गौर कीजिए 2024 के इलेक्शन से पहले इंडिया गठबंधन का गठन होता है और उसमें राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव जी हो या जितने भी बड़े चेहरे हो, उन्होंने एक बात बोली थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना के आधार पर लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। कई भाषणों में आपने सुना होगा कि राहुल गांधी जी ने बोला कि 90 लोग पूरे देश को चलाते हैं, लेकिन उसमें ओबीसी और SC/ST समाज के लोग 9% भी नहीं हैं। यही बात बीजेपी को कहीं ना कहीं समझ में आना शुरू हो जाती है कि अगर ओबीसी और SC/ST एक साथ हो जाएगा तो उनको केंद्र की सत्ता हो या स्टेट की सत्ता हो, दूर रहना पड़ेगा। गौर कीजिए 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मात्र 33 सीटें मिलती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिलती हैं। यही आपको समझ में आना चाहिए कि बीजेपी अगर कुछ लोगों के साथ ही रहती है और इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव जी ने जो नारा दिया था PDA, अगर वो कहीं एकजुट हो जाए तो बीजेपी गायब सी नजर आएगी। इस बात को बीजेपी बाखूबी समझती है। इसी वजह से बीजेपी ने इस नारे को पूरे देश में फैलाने की कोशिश की और भ्रमित पूरी जनता को कर रही है कि ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम का नारा है, जबकि असल में ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम का नहीं है। कुछ बड़े लोग ऐसे बैठे हुए जो कतई नहीं चाहते हैं कि ओबीसी और SC/ST समाज के लोग भी मुख्य धारा में आए, जो कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी पूर्णतया चाहते हैं कि मुख्य धारा में इन लोगों की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो, जबकि आज भी जिस तर्ज पर इनकी जनसंख्या है उस तर्ज पर भागीदारी नहीं है। यहीं से समझ में आना शुरू होता है कि बीजेपी के वोट कैसे कटना शुरू हो सकते हैं अगर ये PDA समाज एकजुट हो जाए तो। बीजेपी के लिए यही सबसे बड़ी दुविधा की बात है कि अगर PDA का नारा पूरे देश में चल पड़ा तो जो दलित वर्ग है और पिछड़ा वर्ग है वो इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ जाएगा। और अगर इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ जाएगा तो याद करिए मुलायम सिंह और कांसीराम जब एक साथ जुड़े थे तो लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में नारा भी दिया था कि मिले मुलायम कांसीराम, हवा हो गए जय श्री राम। यानी कि ये पता है उनको कि आने वाले समय में वो सत्ता में कभी नहीं बैठ सकते। इसी वजह से जो भी योगी आदित्यनाथ जी ने अपने भाषण में बोला है वो स्पष्ट ना करते हुए भी वो स्पष्ट तरीके से यही है कि वो भ्रमित करके ध्रुवीकरण की राजनीति को करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इस पूरी एनालिसिस को ध्यान से समझे तो जो नारा योगी आदित्यनाथ जी ने दिया बटोगे तो कटोगे, वो दो तरफ इशारे करता। पहला तो एक ये कि ध्रुवीकरण की राजनीति यानी कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम आज भी बीजेपी 10 साल के बाद भी करने की कोशिश कर रही। दूसरी तरफ ये बात समझ में आती है कि कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं आज भी जो कतई नहीं चाहते कि PDA समाज के लोग मुख्य धारा में आज खड़े हो, जो कि राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं। इससे ये समझ में आता है कि पूरे देश को किस तरीके से भ्रमित कर रही है बीजेपी, या यह नारा किस तरीके से भ्रमित कर रहा है, जबकि एक्चुअलिटी इसके पीछे की कुछ और है। लेकिन ये ध्रुवीकरण की राजनीति के सहारे इस पूरे नारे को पूरे देश में फैलाने की कोशिश की जा रही। योगी आदित्यनाथ जी के इस नारे को कि बटोगे तो कटोगे का असर 4 स्टेट्स के इलेक्शंस में कितना पड़ा कितना नहीं पड़ा, ये आपको हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलता हूं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें।